हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों आज की वीडियो में हम अपना ब्लॉक केमिस्ट्री में डी और एफ ब्लॉक को क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। हम डी और एफ ब्लॉक में अपना लास्ट 20 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, फ्रेशली सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये हमारी ब्लॉक केमिस्ट्री की सबसे लास्ट वीडियो है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एएमयू बीटेक में ब्लॉक केमिस्ट्री से आप लोग मान के चलना कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन, 8 to 9 क्वेश्चन आप लोगों से क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो आपको वो 8 to 9 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के मिलेंगे अगर आप मेरी पीवाई की इस वीडियोस को देख ले। तो जस्ट आपको एक बार एनसीईआरटी लेवल की नॉलेज होनी चाहिए आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जस्ट रफ पॉइंट आपको ब्लॉक केमिस्ट्री के पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन वैसे भी एएमयू बीटेक पूछता नहीं है। अब देखो दोस्तों, डी और एफ ब्लॉक में आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपने जस्ट रफली भी डी और एफ ब्लॉक पढ़ा है तो आपके हाथ से डी और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन निकलेगा नहीं। देखो दोस्तों, डी ब्लॉक में कुछ डी ब्लॉक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती है, डी ब्लॉक एलिमेंटों की ही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। इनके जो मेटल्स जो होते हैं डी ब्लॉक के, उनको एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। और भी दोस्तों बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे एज अ कैटलिस्ट भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एज अ यूज होते हैं। तो उन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखना जब भी आप अपना ब्लॉक केमिस्ट्री में डी और एफ ब्लॉक को रिवाइज करो। उसके बाद दोस्तों, डी ब्लॉक में आपको दो कंपाउंडों की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। K2Cr2O7 और KMnO4 की दोनों की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। बस इतना पढ़ लेना, डी ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं निकलेगा। एफ ब्लॉक में तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। एफ ब्लॉक में तो जस्ट आप एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेना। एएमयू बीटेक तो हर बार केवल वहीं से क्या कर रहा है, आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो दोस्तों पास्ट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आइए। तो वो दोस्तों 2001 में एएमयू में क्या क्वेश्चन पूछा गया, एएमयू के अंदर क्या क्वेश्चन आया, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है। इसने कहा नहीं है खुल के, मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कैसा होता है, मतलब सॉल्ट की वाटर के साथ में क्या करानी है, आप लोगों को रिएक्शन करानी है। सबसे पहले क्वेश्चन में मतलब आपको कॉपर सल्फेट CuSO4 की रिएक्शन H2O के साथ में करानी है। अब देखो दोस्तों, जब भी किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो कॉपर का पार्ट वाटर के साथ में ऐड होगा, CuOH का होल ट्वाइस, और प्लस आपका बन जाएगा H2SO4। इसका मतलब इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करने पर एक अच्छा खासा एसिड मिल रहा है H2SO4। इसका मतलब इसका एक्वा सॉल्यूशन दोस्तों कैसा हो जाएगा, एसिडिक। आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको फ्रेशली, बहुत ही फ्रेश माइंड में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनियम इज। सिंपल लेंथेनियम की क्या पूछ ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है पहली ही ग्रुप का पार्ट है, थर्ड ग्रुप का स्कैडियम, टाइटेनियम, सचिन याहू लारा आ गया, कोड है पहले का, सचिन याहू लारा आ गया, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखा है। ये रहा आपका लेंथेनियम। अब इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोड होता है वो होता है आपका, स्कैडियम का होता है 3D1 4s2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4D1 5s2, ये आपका क्या हो जाएगा 4D1 5D1 6s2। और इनर्ट गैस में इससे पहले क्या भरी जाएगी आपकी जिनॉन। जिनॉन भरने के बाद 5D1 6s2। अब आप लोग देख लो कहाँ पर है जिनॉन 5D1 6s2, आपका सीधा सीधा ये। देखो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की भी आनी चाहिए दोस्तों, और एफ ब्लॉक की भी आनी चाहिए। अगर आप डी और एफ ब्लॉक से जस्ट रफ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, सीधे सीधे आसान क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आपको 2-4 क्वेश्चन तो देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही पूछे गए हैं डायरेक्ट। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल लेंथेनाइड इज। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है ना दोस्तों, आप लोग रट के रखना, दोनों की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। यही क्वेश्चन एएमयू में करीबन 3 से 4 बार रिपीटेड है। एएमयू पास 20 ईयर में डायरेक्ट हर बार यही पूछ लेता है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। पूछता तो केवल आपसे इतना ही है कि लेंथेनाइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, रट के रखना +3 बस। शो करते हैं +2 +3 +4, पर सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होती है वो स्टेबल होती है आपकी +3। तो आसान सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। आपसे पूछा कौन सा आयन कलरलेस है। देखो जब भी मैं क्लास में डी और एफ ब्लॉक कंपाउंड पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को 2-3 चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ पे 2-3 बातें आप लोगों को इन डिटेल बताई जाती हैं। एक बात बताई जाती है आपको लेंथेनाइड 3+, और इसी का सबसे आखिरी एलिमेंट Lu3+, लूथोनियम 3+। ये दोनों के दोनों दोस्तों आप याद रखना कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस। एक चीज़ याद रखना,
Sm3+ और Dy3+, इसी के एलिमेंट है सारे के सारे। ये दोनों के दोनों आपके येलो कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं? येलो कलर के। जस्ट थोड़ा सा रफ डाटा आप लोगों को दे रहा हूँ, La3+ और Lu3+। आपको डी और एफ ब्लॉक में कम से कम ये दोनों के दोनों तो आपको फर्स्ट लेंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट और सबसे आखिरी एलिमेंट दोनों के दोनों आपके कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। दोस्तों इस बात को याद रखना, अगर आपको याद है तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन क्या कर जाओगे? टच कर जाओगे। आप लोग देखो, आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस, मैंने देखा La3+, मुझे डायरेक्ट ऑप्शन लगा दिया, किसी भी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे लौट के दोबारा, क्योंकि मुझे केवल इन दो पे तो क्या है श्योर हूँ। और आप जब भी देखना कलर और कलरलेस का क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछेगा तो आपको इन दोनों में से कहीं ना कहीं ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? मौजूद मिलेगा। तो आप आसानी से क्या लगा देना दोस्तों? टिक लगा देना। वहीं पर आप याद रखना Sm3+ और Dy3+ आप लोगों के कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक डाटा है, आप लोग इसे भी याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल्स ऑफ Fe2+, CO2+, Ni2+ और Cu2+ are 6, 7, 8 and 9 respectively. Which of the ion will have largest value of magnetic moment? देखो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से सीधा का सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। इन्हें मिटाता हूं मैं, इससे पहले जो भी लिखे हैं देखो। तो मैंने आप लोगों को जब भी ब्लॉक केमिस्ट्री पहले पढ़ाई है, ये पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि मैग्नेटिक नेचर से हर साल यार क्वेश्चन फंसे मिलते हैं एग्जाम हॉल के अंदर कि मैग्नेटिक बिहेवियर से क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। देखो अगर आप किसी का भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहते हो, MB निकालना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर n+2, जहाँ पर आपका क्या होता है? n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोस्तों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब आपसे क्या किया? आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई नहीं है, आपको तो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद डायरेक्ट दे दिया Fe2+, CO2+, Ni2+ और Cu2+ के पास में 6, 7, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर क्या है? 3D ऑर्बिटल के अंदर क्या है? मौजूद हैं। आपको पहले दे रखा है नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा है कि इसमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है? जिसके पास में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसके पास में मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही होगा। देखो दोस्तों जस्ट आंखों में देखने वाला क्वेश्चन पूछा है। डी के अंदर 6 हैं, इसका मतलब आप अगर इनको भरना चालू करो डी के अंदर 6 में, तो आप देखोगे डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6। आपके पास में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? n की वैल्यू 4। अब जैसे ही आगे 7 है तो इसके अंदर आएगा, अब बचे 3 अनपेयर्ड, 8 है तो एक इसके अंदर आएगा, अब बचे 2 अनपेयर्ड, 9 है तो एक और आ गया, अब बचा 1 अनपेयर्ड। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड कहाँ है? आंखों में देखते पता चल रहा है 6 पर अवेलेबल है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका हो जाएगा? Fe2+ का। जस्ट अ सिंगल लाइन क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखो दोस्तों फिर क्वेश्चन पूछा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज। अब देखो मैंने आपको बताया लेंथेनाइड सीरीज का मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बाकायदा कोड लिखवा चुका हूँ। देखो दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसे रब करो। हम सबसे लास्ट क्वेश्चन पर हैं तो इससे ऊपर के सारे क्वेश्चन हम लोग रब कर सकते हैं। देखो मुझसे दोस्तों पूछा क्या गया? मुझसे पूछी गई कि आप लोग बताओ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज। अब देखो मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया क्या है? मैंने आप लोगों को बताया कि लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट लिखो La, सर पर नदी, PM श्रीमान, U गोल्ड, TB दिए हो इंजीनियर टॉम यबलू। देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा कोड है जिसमें मैंने आपको अभी बताया। मैंने आपको क्या बताया? La3+ और आपका सबसे आखिरी एलिमेंट Lu3+। दोस्तों दोनों के दोनों कैसे होते हैं? तुम्हारे कलरलेस होते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? आपके कलरलेस होते हैं। वहीं पर मैंने आपको बताया Sm3+ और मैंने आपको एक डाटा दिया Sm3+ और मैंने आपको क्या डाटा दिया था? Dy3+। Dy3+। दोनों के दोनों का कलर दोस्तों क्या होता है? येलो।
ठीक है, ये डाटा मैंने आपको दिया। अब देखो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी, लेंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं जानता हूँ ज़ीनॉन 5d1 6s2, ये लिखी थी मैंने आपकी। वैसे लिखने का तरीका ये था इसका 6s2, अगर आप अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाओ 4f0 और आपका 5d1। अब सीरियम की आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी तो देखो उसकी क्या होती है ज़ीनॉन, ठीक है। जब पहली बार लेंथेनाइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन एफ में ना जाके कहाँ चला जाता है, डी में। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों सारे के सारी ऑलमोस्ट एक्सेप्शन है, आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज अ अबव प्रिंसिपल लिख ही नहीं सकते। तो जस्ट कोड बना रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा तो एफ में ना जाके कहाँ जाएगा, डी में। फिर उसने कहा डी में इलेक्ट्रॉन एक बार अगर उसने देख लिया फिर अगला इलेक्ट्रॉन आपका एफ में ही जाएगा, डी में नहीं जाएगा। अगर आपसे कोई इसकी पूछ ले तो इसमें क्या कहता है, डी और एफ वाले भी लौट के, डी वाला भी एफ में लौट के आएगा और जो आ रहा है वो भी किस में जाएगा, एफ में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 6s2 4f3, ऐसे ही चलता जाएगा 6s2 4f4, ऐसे ही चलता जाएगा 6s2 4f5, 6s2 4f6, 6s2 4f7। एक बार 7 में आ गया फिर अगला इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, 7 के बाद फिर डी में चला जाएगा। और दोस्तों यही इसमें एक्सेप्शन है, बाकी कुछ नहीं है। 6s2 अब अगला आएगा, ये भी लौट के एफ में आएगा और जो आ रहा है वो भी एफ में आएगा। तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 8 ये हुआ और एक और आ रहा कितना हो गया 4f9। इसकी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 6s2 4f10 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज व्हाट 6s2 4f11। और मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ 4f12 and then 4f13 and then 4f14 और आखिरी में तो बेटा तुम्हारा ये आएगा ही 4f14 और 5d1। देखो दोस्तों ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका था आपकी लेंथेनाइड सीरीज का। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने में। तो देखो मैंने कैसे याद कर रखी है कि जब भी लेंथेनाइड में मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो एफ में नहीं भरूंगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगा, डी में। एक बार डी में भर दिया तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगा, एफ में। फिर उससे जो अगला इलेक्ट्रॉन लेके आऊँगा तो जो पहले भी वाला डी में था उसे भी उठा के किस में लेके आऊँगा, एफ में। और जो आ रहा है वो तो एफ में दोस्तों आ ही रहा है। और इस तरह से मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। एक डाउट और है, एक बार 4f7 हुआ तो अगला इलेक्ट्रॉन फिर एफ में नहीं आएगा, फिर डी में जाएगा। एक बार डी में जाने के बाद फिर लौट के जो अगला आएगा वो भी एफ में आएगा, जो डी वाला उसे भी उठा के लाएगा किसमें, एफ में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख कैसे रहा हूँ, ठीक है। नहीं ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। देखो आपसे पूछ लिया सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 6s2 4s1 और क्या हो गया आपका 5d1। एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो आप लोग अगर गौर से ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन क्या है, ज़ीनॉन 4f1 5d1 6s2, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे सब में। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप सीधा सीधा क्या लगा सकते हो, आंसर लगा सकते हो। एक बार इसे नोट कर लो। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्राडिक्शन इज अ कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ 4 ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग इन। देखो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में देखो दोस्तों क्या देखा गया कि जैसे हम लेंथेनाइड सीरीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस ग्रेजुअली क्या होनी है, घटना स्टार्ट हो जाती है। वो एक्चुअली में दोस्तों उसके पीछे जो रीजन है वो है पुअर शिल्डिंग, कि बहुत ही पुअर शिल्डिंग होती है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिस वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ में क्या करते हैं, अट्रैक्शन, और साइज क्या कर जाता है, स्ट्रिक्टली क्या कर जाता है दोस्तों, डिक्रीज कर जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्राडिक्शन। वो साइज डिक्रीज करने का मतलब दोस्तों ये होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक और आयनिक साइज में मैंने आपको बताया कि जो एटम का जो फाइनल साइज बचता है उसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव, दैट इज व्हाट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हमने नाम दिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इनमें क्या होता है, जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इनमें एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो ये कह रहा है ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो इंक्रीज करता है, तो देखो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसके अंदर, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज, और इस फिनोमेना का नाम है लेंथेनाइड कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा, ठीक है। छोटे छोटे लर्निंग क्वेश्चन आपसे पूछा था, कंपाउंड फॉर्म व्हेन अ एक्सेस ऑफ
KCN इज एडेड टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuSO। जब भी एक्सेस KCN की रिएक्शन CuSO4 के साथ में कराई जाती है दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। और जब एक्सेस में मतलब कंपाउंड डाला जाता है KCN, तो वहाँ पर आप लोग याद कर रखना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +1 स्टेबल स्टेट आती है। अब +1 इसमें से देखना किस किस की है। यहाँ पर तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बैठ रही है +2, CN-1 +2। यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट बैठ रही है अगेन +2। यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बैठ रही है दैट इज व्हाट +1। और यहाँ पर भी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बैठ रही है दैट इज व्हाट +1। आसानी से आप लोग देख के बता सकते हो कहाँ पे क्या बैठ रही है। अब दो कंपाउंड ऐसे मिले जहाँ पर +1 और +1 मिल रही है। आप लोग याद रखना जो फाइनली कंपाउंड मिलता है दैट इज व्हाट K3CuCN4। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, एग्जैक्ट सही है। यहाँ पे साइनोजन गैस भी निकलती है, वो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, पर छोटी सी बात है, आप लोग डायरेक्ट ही याद रखना प्रोडक्ट क्या बनना है। मैं आपकी इसकी कोई भी इसकी रिएक्शन नहीं दिखा रहा, वरना मैं आपको इसी की रिएक्शन स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताऊंगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे उनमें ये रिएक्शन भी बड़ी फेमस है, जो हम पढ़ते हैं। KCN की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पर क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है। और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, K3CuCN4। जस्ट याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद CuSO4। देखो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि इसका ये कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है CuSO4, जिसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं 4H2O, और एक वाटर मॉलिक्यूल आपका कहाँ अवेलेबल होता है, बाहर। तो इसके अंदर जो वाटर जो अवेलेबल मॉलिक्यूल है वाटर, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड, तो आपका केवल अकेला एक वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका 1। सीधा सीधा सा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहना भैया केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, A student accidentally added a concentrated H2SO4 to potassium permanganate and it exploded due to the formation of। बहुत ही फेमस रिएक्शन है दोस्तों, हम लोगों को पढ़ाई जाती है जब भी हम KMnO4 की स्टडी करते हैं कि भैया KMnO4 पर H2SO4 का एक्शन लिखो। तो KMnO4 की रिएक्शन जब भी आपकी H2SO4 के साथ में कराई जाती है तो आपका कंपाउंड बनता है आपका KHSO4, आपका ये कंपाउंड बनता है, और आपका बनता है HMnO4। अब ये जो आपका कंपाउंड बना है HMnO4, ये डिहाइड्रेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है खुद से। डिहाइड्रेशन करके ये क्या बनाता है, Mn2O7 प्लस आपका H2। यही रिएक्शन आपकी कैसी होती है, एक्सप्लोसिव। कैसी रिएक्शन है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। अब एक बताओ, अगर एक्सीडेंटली H2SO4 ऐड कर रहा है तो एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोर करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, Mn2O7। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया दोस्तों, Mn2O7। जस्ट अ लर्निंग रिएक्शन है दोस्तों, याद रखना सारी रिएक्शन। मैंने आपको बताया डी और डी ब्लॉक में आपको केवल 2 ही तो पढ़ने हैं, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन पढ़ना, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, उससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन है। ऐसे आप KMnO4 की प्रिपरेशन पढ़ना और उससे रिलेटेड जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ना। बाकी जो रिएक्शन यहाँ पे यूज़ हो रही है एमई के पास्ट ईयर में, उनको मैं साथ के साथ कराता जा रहा हूँ, देखते जाना हो क्या रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा गया, व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH आ कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड इज द प्रोडक्ट इट इज कलर्ड आर। बहुत ही फेमस सी रिएक्शन है दोस्तों, सीधी हम लोग पढ़ते हैं कि MnO2 की रिएक्शन जब भी आपकी फ्यूज्ड है KOH, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और आपका जो कंपाउंड बनता है दोस्तों वो बनता है K2MnO4। क्या बनता है आपका, K2MnO4, जो किस कलर का होता है दोस्तों, जो आपका अवेलेबल होता है डार्क ग्रीन कलर का। देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सॉरी, K2MnO4, और इसका कलर कैसा होता है दोस्तों, डार्क ग्रीन कलर। अब ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद होती तो आपके लिए एक लाइन का क्वेश्चन था। तो जो मेन रिएक्शन है वो मैं साथ के साथ कराता जा रहा हूँ। फ्यूज्ड MnOH की MnO2 की पायरोलूसाइड और की रिएक्शन अगर आप KOH के साथ में कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, K2MnO4, जो कैसा कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट और उसका कलर आप लोगों से क्या किया, पूछ लिया, सीधा सा। तो ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम पास्ट ईयर के बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, KMnO4 गेट रिड्यूस टू K2MnO4, मैंने अभी भी बताया डार्क ग्रीन कलर का होता है इन न्यूट्रल मीडियम। यही KMnO4 बदल जाएगा, ये कह रहा कन्वर्ट हो जाएगा
K2MnO4 अगर मैं मीडियम न्यूट्रल रखूँ, MnO2 अगर मैं मीडियम एसिडिक रखूँ, Mn2+ अगर मैं मीडियम एल्कलाइन रखूँ, या MnO2 इन न्यूट्रल मीडियम, इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों जो चार्ट बता रहा हूँ वो आप लोग याद रखना। देखो सिंपली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा कि KMnO4 का मतलब है MnO4-। अगर आप MnO4- को दोस्तों अगर एसिडिक मीडियम में रखते हो, रट के रखना, मीडियम कैसा है एसिडिक, तो याद रखना हमेशा कन्वर्ट होगा Mn2+ में। अगर आपका मीडियम कैसा है एसिडिक, अगर दोस्तों आपका मीडियम है न्यूट्रल, अगर आपका मीडियम कैसा है न्यूट्रल, तो ये कन्वर्ट होता है दोस्तों MnO2 में। अगर आपका मीडियम है कैसा स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है आप लोगों का, तो ये कन्वर्ट होता है MnO4-2- में। अगर यहीं पर आपका मीडियम होता है स्लाइटली बेसिक या बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ बेसिक, स्लाइटली बेसिक, अगेन ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। मतलब न्यूट्रल हो या स्लाइटली बेसिक हो, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ बेसिक हो, तो दोनों ही केसेस में क्या मिलता है आपको MnO2। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक है तो आपको क्या मिलेगा MnO4-2-। अगर आपका एसिडिक है तो आपको क्या मिलेगा Mn2+। केवल इसी चार्ट से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एमए बीटेक में। और अब आप लोगों से क्या पूछा गया कि MnO4 को रिड्यूस करो, K2MnO4। देखो ये बनेगा यहाँ पे MnO4 पे 2- है, ये बनेगा K2MnO4, क्योंकि इस 2- को कौन कैप्चर करेगा, 2K+ कैप्चर करेंगे, तो ये बनेगा K2MnO4। पर मीडियम कैसा है स्ट्रॉन्ग बेसिक, इसने कहा K2MnO4 बनेगा न्यूट्रल मीडियम में, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा पूछा गया MnO2 बनेगा इन एसिडिक मीडियम, मुझे पता है Mn पे 2+ होना चाहिए, यहाँ पे कितना बन रहा है भैया +4 बन रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है एसिडिक मीडियम में। फिर कह रहा है Mn2+ बनेगा इन एल्कलाइन मीडियम में, मुझे पता है स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में दोस्तों क्या बनता है MnO4-2-। MnO4-2- कहाँ बनेगा स्ट्रॉन्ग मीडियम में, ये कह रहा है MnO4-2- कहाँ बना, सॉरी Mn2+ कहाँ बनेगा एसिडिक मीडियम में, और ये कहाँ बोल रहा है आप लोगों से एल्कलाइन मीडियम में, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। आपसे कह रहा है MnO2 इन न्यूट्रल मीडियम, देखो मैंने डायरेक्ट लिखा है KMnO4- या MnO4-। डायरेक्ट आप लोग देखो न्यूट्रल मीडियम में क्या बनाता है MnO2, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। अगर आपको ये चार्ट नहीं याद है तो दोस्तों अपनी रफ कॉपी पे बना लेना है इसको। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया, इसको करने के लिए स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा सा, उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये चार्ट दोस्तों बना लेना। मैंने आपसे क्या कहा यार, डी ब्लॉक एलिमेंट में आप एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट की सारी यार प्रॉपर्टीज़ याद रखना, जो भी 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कैटलिस्ट हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। अब देखो दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया द रेडिश ब्राउन कलर, सॉरी थोड़ा सा मिट गया, द रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग ऑफ KCl विद K2Cr2O7 सॉलिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, स्टार लगा के पढ़ाई जाती है ये, कि आप जब भी K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में अगर आप KCl के साथ में रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड बनाती है, CrO2Cl2 प्लस KHSO4 प्लस H2O। दोस्तों ये है क्रोमाइल क्लोराइड, जिसका कलर आपका कैसा होता है रेडिश ब्राउन कलर की क्या होती है दोस्तों, ये एक गैस होती है। आपसे पूछा डायरेक्ट रिएक्शन में क्या बनेगा जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन कलर, तो रेडिश ब्राउन कलर का कॉज क्या है आपका क्रोमाइल क्लोराइड, तो क्रोमाइल क्लोराइड आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी आपका सही हो गया। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पूछा ReOS ऑस्मियम इरिडियम, ये आपके किससे बिलोंग करते हैं, किस ट्रांजिशन मतलब सीरीज का पार्ट है। देखो पहली ट्रांजिशन सीरीज आती है आपकी स्केडियम, इससे स्टार्ट होती है। दूसरी आती है आपकी सचिन याहू लारा आ गया, ये 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं इसमें। अब मैंने यार एलिमेंट जज किया, मैंने ये RE कहाँ आ रहा है, तो ये RE आता है फिरोज, सबसे पहले आया ऑस्मियम, ठीक है। उससे पहले क्या है RE, सॉरी RE आपका यहीं आ जाएगा, ऑस्मियम आपका यहाँ पे आ गया, इरिडियम आपका यहाँ पे आ गया। आयरन से पहले आप लोगों का क्या होता है, आयरन से पहले होता है आपका मैग्नीज, मैडम टीचर रीना।
आप लोग गौर से देखो, ये तीनों के तीनों एलिमेंट, बाई नेम तो दोस्तों मुझे भी नहीं याद, पर मुझे कोड से सारी की सारी पीरियोडिक टेबल याद है, तो मुझे एक रफ आइडिया होगा पहली ट्रांजिशन सीरीज, दूसरी और ये किसका है, तीसरी। ये सारे के सारे एलिमेंट किसका पार्ट है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का क्या है, पार्ट है। ऑस्मियम इरिडियम इसका नाम तो पता है, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता है, पता नहीं क्या बोलते हैं सिंबल को, आरी को, पर मुझे देखते ही पता चल गया फिरोज, मतलब मुझे सीधा सीधा सा पता चल गया ऑस्मियम जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का पार्ट है। तो ये सारे के सारे किसका पार्ट हो गए, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन याद, जैसे पीरियोडिक टेबल याद है डायरेक्ट लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट कलर, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा आयन कलर्ड का पार्ट बनेगा। दोस्तों मैंने आपको रटा रटा के बताया इस लेक्चर के दौरान, आपको कहीं पर La3+ और Lu3+ समझ दिख जाए, आप देखते ही समझ जाना दोनों के दोनों कैसे हैं दोस्तों, कलरलेस। दोनों के दोनों कैसे हैं, कलरलेस। मुझे देखा, मुझसे पूछा इनमें से कौन सा कलर में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा आयन एग्जिबिट करेगा कलर, पर यार मुझे Lu3+ और Lo3+ तो मुझे देखते ही पता चल जाता कि दोनों तो कलर में पार्टिसिपेट नहीं करते। स्केडियम 3+ यार सबसे पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है स्केडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d14s2। अब इस पे 3++ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गया, इसका मतलब अब इसमें कोई डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर इसके अंदर डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो दोस्तों ये कलर कहाँ से शो करेगा, इसके अंदर कोई कलर होता ही नहीं, इसका मतलब स्केडियम 3+ में भी क्या नहीं है, कोई कलर नहीं है। उसके बाद में आपका बनता है टाइटेनियम, टाइटेनियम 3+ में अब आपका डी में 1 रह जाएगा। अब टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d24s2। अब एक तो एस में से क्या, डी में क्या रहेगा, 1। अब इसमें डी ट्रांजिशन हो सकता है, तो ये कलर में आपका क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में कलर के क्वेश्चन आए तो कम से कम यार इसे तो गलत करके मत आना, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको सीधे सीधे अगर इनमें से फंस जाए डायरेक्ट तो इन्हीं को लगा देना कौन सा कलरलेस है, और कलर्ड पूछे तो यार एक चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट और भी याद रख लो, स्केडियम 3+ भी क्या होगा आपका, कलरलेस होगा। Zn2+ भी आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। आप ऐसी छोटी छोटी बातों को याद कर सकते हो अपने तरफ से, जो कि आपका एग्जाम में टाइम बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत अच्छा पूछा गया द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आयन इज 15 बोहर मैग्नेटॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या किया दोस्तों, आपको पहले से ही मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया, आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, तो देखो कैसे करेंगे इसे। अब एक बात बताओ, आप लोगों से पहले ही कह दिया कि किसी चीज़ का जो कोई भी एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट √15 है। मुझे पता है मैग्नेटिक मूवमेंट का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, √ में n+2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग खुद सोचो, मैं n की जगह पर क्या डालूं कि मुझे क्या मिल जाए, 15 मिल जाए। अगर दोस्तों मैंने n की जगह पर यहाँ पर 3 डाल दिया तो आप लोग देखो 3+2 इज वॉट 3 × 5 रूट के अंदर क्या हो गया 15। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 3। सिंपल सा एक लाइन की कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर डी। ये तो क्वेश्चन भी इतने आसान पूछता है डी और एफ ब्लॉक से कि दोस्तों जस्ट आपने मेरी वीडियो ही देख रखी है ये 40-50 मिनट की, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि इनसे आगे तो ये पूछ भी नहीं रहा है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द लैंथेनाइड विच एग्जिबिट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप आसानी से बता सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला लैंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई मैंने आपको, 6s2। स्टार्टिंग से बताता हूँ, चलो 6s2 4f0 और आपका क्या है 5d1। अगर ये शो कर सकता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, क्या शो करेगा +3। इसके बाद आता है सेरेनियम। सेरेनियम की क्या होती है 6s2 4f1 और 5d1। देखो दोस्तों अगर इसने हमने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है +4। और ये क्यों ऐसा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि +4 सारे के सारे देने के बाद अब ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में का पार्टिसिपेशन हो गया, उसका पार्ट बन गया, क्योंकि इसने जितने आउटर इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे डोनेट कर दिए। अब अंदर सारे क्या है, फुल्ली फिल्डेड है, तो ये +4 क्या कर सकता है सो, तो क्या है सेरेनियम, CE आपका ऑप्शन नंबर सी। छोटी छोटी लाइन के क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दोस्तों जिंक में क्या होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पहली ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट का, जिंक के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फुल्ली फिल्डेड होता है। इस फुल्ली फिल्डेड की वजह से इसके अंदर बहुत ही लो अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट करने की जो एंथैल्पी जो होती है वो सबसे क्या होती है, लोएस्ट। आपको डायरेक्ट याद रखना दोस्तों, मैं आपको लॉजिक बताता जा रहा हूँ, फिर भी आपको एट द एंड इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। द पिंक और पर्पल कलर ऑफ KMnO4 कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा KMnO4 का जो कलर है, पिंक और पर्पल कलर है, वो किसकी वजह से। जनरली बच्चा जब डी ब्लॉक कंपाउंड पढ़ता है और डी ब्लॉक का मेटल देखता है
तो वो सोचता है डी ब्लॉक के मेटल जो कलर फिनोमेना शो करते हैं वो डी ट्रांजिशन की वजह से करते हैं। तो ऑप्शन ए देखते ही 90% बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर क्या मार देंगे, डी ट्रांजिशन मार देंगे। देखो दोस्तों डी ट्रांजिशन तब होगा जब डी ब्लॉक के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर जो भी एलिमेंट है उसके डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर गलती से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन हुआ क्या। तो मैंने गौर से KMnO4 को देखा दोस्तों, मैंने कहा भाई सबसे पहले हम लोग KMnO4 को देखते हैं। KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1, Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दोस्तों डायरेक्ट पता होनी चाहिए। देखो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लिखता हूँ, बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इसको मिटाता हूँ मैं, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। देखो दोस्तों आप लोग पहली ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट रट के रखना। अगला ही चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करूंगा तो इसकी मुझे सख्त जरूरत पड़ेगी आप लोगों से, समझ रहे हो। इस चीज़ को मुझे पूछने के लिए आपसे सख्त जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको मेरी तरह डायरेक्ट क्या हो, पूरा का पूरा एट द एंड 1 सेकंड के अंदर आप आंसर बता दो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2, स्टार लगा लेना एक्सेप्शन पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, 3d8 4s2 और 3d10 4s1 और एंड देन 3d10 4s2। आप लोग हमेशा ध्यान रखना जिंक हमेशा डायमैग्नेटिक होगा, चाहे तो अपनी एलिमेंटल स्टेट में ले लो जिंक को, चाहे जिंक को क्या ले लो कंपाउंड स्टेट में ले लो, जिंक हमेशा केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3। देखो दोस्तों पहली बात तो आपको डी ब्लॉक में क्या होनी चाहिए, सारे के सारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की क्या पता होनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आनी चाहिए। आप लोगों से पूछा KMnO4 में, आप देखो Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s2। जैसे ही मैंने देखा और Mn पे चार्ज कितना है दोस्तों KMnO4 में, Mn के ऊपर जो चार्ज है दोस्तों +7 है। आप लोग गौर से देखो 2 यहाँ से गए, 5 यहाँ से गए, इसके अंदर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसका डी पूरा का पूरा वेकेंट है। तो इसमें जो बेटा कलर्ड शो होता है बहुत ही फेमस है, MnO+7 को जो कलर देता है वो बेटा लीगेंड देता है O2-, इसके अंदर से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज का होता है O2-। तो यहाँ से सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र लीगेंट टू मेटल। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है लीगेंट टू मेटल और फिर मेटल से कहाँ जाता है लीगेंट की तरफ, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेटल टू लीगेंट ETML। इसका मतलब एक बार लीगेंट ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, मेटल ने लीगेंट को इलेक्ट्रॉन दिया, इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी लिबरेट हुई उसकी वजह से ये क्या करता है, कलर फिनोमिना शो करता है। तो इसका कलर फिनोमिना किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज के ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। बहुत फेमस है दोस्तों, याद रखना KMnO4 में जो कलर होता है वो चार्ज के ट्रांसफर की वजह से होता है, ना कि डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन तब होगा यार जब डी में क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, डी में कोई इलेक्ट्रॉन हो जो क्या कर सके, ट्रांजिशन कर सके। डी में कोई ट्रांजिशन होता ही नहीं है क्योंकि डी में इसमें क्या नहीं बचा, कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसमें जो कलर शो होता है वो चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना की वजह से होता है। देखो दोस्तों यहीं पे कुछ बातें मैं और ऐड करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोग याद रखो, सीधा सीधा इसे मिटाता हूँ कि आप डी ब्लॉक के कंपाउंड क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आपको ये भी पता हो 3d1 4s2 या तो +2 शो करेगा या एक और डी चला गया तो +3 शो करेगा। टाइटेनियम या तो आपका +2 शो करेगा, +3 शो करेगा, +4 शो करेगा। वेनेडियम आपका +2 शो करेगा, +3 शो करेगा, +4 शो करेगा, +5 शो करेगा। क्रोमियम आपका +1 शो कर सकता है, 4s1 में है आपका, +2 +3 +4 +5 +6 शो करेगा। Mn दोस्तों आपका +2 शो कर सकता है, +3 +4 +5 +6 +7। और आयरन आपका दोस्तों केवल +2 और +3 शो करेगा। कोबाल्ट केवल आपका +2 और +3 शो करेगा। निकेल आपका +2 और +3 शो करेगा। और कॉपर तो आपका केवल +1 और +2 शो करेगा। और जिंक केवल आपका +2। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट भी दोस्तों आप लोग याद रखना, कौन कितना शो करेगा। जिंक केवल +2 ही शो करता है, कॉपर केवल +1 और +2 शो करता है, आयरन केवल +2 और +3 शो करता है, कोबाल्ट +2 +3 शो करता है। +1 शो करने वाले फर्स्ट ट्रांजिशन में सीरीज में कौन कौन से हैं, आपका क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात याद रखना है, ये भी आपकी नॉलेज आपके क्या आ सकती है, काम आ सकती है आने वाले टाइम में अगर क्वेश्चन पूछे जाए यहाँ से। अब देखो दोस्तों, हमारा मेन टारगेट क्या है, हम पास्ट ईयर सॉल्व कर रहे हैं, साथ के साथ मैं आपको थोड़े थोड़े से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करता जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता रहे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों परमैग्नेटाइन। यार वही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं KMnO4।
आप लोग दोस्तों रट के रखना KMnO4 और K2Cr2O7 आपको पूरा पढ़ना है, इनकी प्रिपरेशन पढ़नी है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। और बहुत सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब KMnO4 में जो Mn की स्ट्रक्चर होती है वो दोस्तों कुछ ऐसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा सा, कैसी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है MnO4 माइनस, ये माइनस और यहाँ पे क्या आएगा K प्लस। अब ये कैसी स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि Mn का चार्ज कितना है, +7, और कोई भी भाई इसके ऊपर क्या नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल विद डायामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। तो टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दोस्तों मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक के मेटल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसका एक ही रीजन होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंटों का जो चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। डी और एफ दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों के दोनों की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। और ये क्या करते हैं दोस्तों, आपका बहुत अच्छा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। अब इनमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीज़न है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत अच्छा है, इसका मतलब बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पार्टिसिपेट करेगा। अब मैंने देखा SM, LU, GD और YB, मैंने देखा LU यार क्या है, लेंथेनाइड सीरीज का सबसे आखिरी एलिमेंट है। और मैं आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्राडिक्शन में बता चुका कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है। अगर आपको इतनी सी भी याद है ना तो क्वेश्चन ये आपका गलत नहीं होगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा आखिरी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किसका हो गया, लूथोनियम का। इसका मतलब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि LU का जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा, तो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा। आसानी से आप ऑप्शन लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन एक्सपेक्टेड टू बी कलर, बार बार भर भर के पूछे जा रहे हैं कि किस में कलर शो कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया Zn+ में कोई भी कलर शो नहीं होगा। टाइटेनियम 3+ में हमें अभी अभी मिला था, हमने कलर शो कराया था। स्केडियम 3+ में भी अभी अभी मैंने देखा था कोई कलर शो नहीं होगा। टाइटेनियम 4+ की भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैंने अभी अभी लिखी थी टाइटेनियम की, आपकी क्या लिखी थी, 3d2 4s2, चारों इलेक्ट्रॉन निकल के, कोई है ही नहीं, तो कलर का पार्टिसिपेट क्या नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर टाइटेनियम 3+ में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा डी में, 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, कितना बचा, 1। तो 1 होने पर डी ट्रांजिशन हो सकता है, कलर फिनोमेना शो करेगा। छोटे छोटे से सवाल दोस्तों, ये सवाल सारे के सारे डी और एफ ब्लॉक में पूछे गए। जो जो मोस्ट पॉइंट मुझे लगे वो मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कल मॉर्निंग में ही मैं आपको इसकी वीडियो डालूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 4 से 5 क्वेश्चन हर साल इससे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बार आप लोग पढ़ के रखना। बाकी मैं सारे के सारे पास 20 ईयर के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कराऊंगा। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरा चैनल जो भी मुझसे आप लोगों की हेल्प बनेगी, मैं रेगुलरली आपकी हेल्प कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं भैया वीडियो लेट हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो लेट इसलिए हो जाती है क्योंकि अपनी बीटेक की क्लासेस करने के बाद, अपने असाइनमेंट वाइवा सारी चीज़ें प्रोसेस करने के बाद जो भी टाइम बचता है उसमें मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ। अगर मेरे पास में दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करूँ, पर कोशिश करूँगा जो अगले 10 दिन बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोगों को डिलीवर करने के लिए। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइस।